Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. So, सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं इन नवंबर 24 अटेम्प्ट सीए इंटर की। हम लोगों की आज एक फर्स्ट क्लास है, दैट इज इनिशियल क्लास, जिसमें कुछ हम लोग बेसिक बातें करने वाले हैं, कुछ ऑल ओवर सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट आगे हमारे पास कंटेंट क्या होगा, किस तरह का पैटर्न हमारे सीए इंटर में फॉलो किया जाएगा। सो कुछ वर्कशीट्स मैंने आपके इस फाइल में इंक्लूड करवाई हैं एंड ग्रुप के अंदर भी ऑलरेडी आपको मिल चुकी होंगी, क्लियर। जिसमें सबसे पहले ग्रुप 1 का आपके पास है सिलेबस, क्लियर। देन इन डिटेल हमारे लॉ का सिलेबस, कि लॉ में जो कंटेंट आप लोग पढ़ने वाले हैं, सर क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो हम लोगों को सीए इंटर में क्या करने हैं, कवर अप करने हैं इन नवंबर 24, स्पेशली द न्यूज की, क्लियर। द मेन थिंग इज, जिसमें मैं अब आपको थोड़ी चेंजेस के बारे में बताने जा रहा हूं, क्लियर। कि लास्ट हम लोगों का जो पैटर्न गोइंग ऑन था, दैट इज ओल्ड स्कीम। एंड आप लोग जो रजिस्टर्ड होंगे वो होंगे ही किसमें, सर, न्यू स्कीम में। एंड बाय डिफॉल्ट आपके टाइम तक एक अटेम्प्ट ऑलरेडी May 24 न्यू स्कीम में जा चुकी हूँ, क्लियर। सो आप लोगों का सभी का जो अटेम्प्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सर, November 24 बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, हम जैसे ही टाइम रहा अपना डायरेक्टली फर्स्ट टॉपिक, एक बड़ा इजी सा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज चैप्टर नंबर 8। मेरे लिए तो डे 1 से फर्स्ट लेक्चर ही हमारा सिलेबस शुरू है, क्लियर। मतलब काइंड ऑफ आप उसके लिए वर्ड एक ट्रायल कह सकते हैं, डेमोस कह सकते हैं, बट हमारे लिए ये ऑफिशियल लेक्चर्स ही हैं जो आपको नेक्स्ट ऑन ऑन ऐप। एंड अब तो एक नई चीज भी कर दी गई है कि आई थिंक सो सर ने मे भी शायद डिस्कस कर लिया गया होगा कि नेक्स्ट ऑन जो क्लासेस हैं वो आपको लैपटॉप असेस पे भी दी जाएंगी, क्लियर। सो दैट कि मोबाइल पे समटाइम पॉसिबल नहीं होता क्लासेस को लगाना, अपनी प्रॉब्लम्स फील होती हैं, तो हमने वो सारा कन्वर्ट करके किस पे कर दिया, लैपटॉप पे भी कर दिया नाउ, एज वेल मोबाइल पे भी, एज वेल एज लैपटॉप असेस भी आप लोगों को दिया जाए, क्लियर। सो कंफर्टली 100% बैकअप डे 1 से। इंटर के लिए तो मतलब सिंगल लेक्चर भी हम लोग रिस्क नहीं लेते, क्यों, ईच एंड एवरी लेक्चर हम लोगों के लिए डे 1 से ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए सर, फालतू बातें छोड़े, डायरेक्टली मेन बात पे आते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स में पहली बात आपको अब हमारे में चेंजेस बहुत देखने को मिलेंगी। पहले पढ़ाने का स्टाइल फाउंडेशन अलग था, इंटर का स्टाइल डिफरेंट है, एंड नेक्स्ट वन बिल्कुल अलग है, क्लियर। सो हम भी स्टेज वाइज ही आपको मिलेंगे, बट अब नेक्स्ट वन हमारा जो लेवल है वो क्वाइट फाउंडेशन से ऊपर है। सो अकॉर्डिंग टू डे 1 से ही हमारा पैटर्न, ईच एंड एवरी लेक्चर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सर टॉपिक वाइज भी फिक्स्ड होगा कि इस चैप्टर के ऊपर मुझे 4 लेक्चर डिवोट करने हैं तो 4 ही करने हैं, क्लियर। ये नहीं है कि खुला अखाड़ा चल रहा है, चलने दो, 4 5 10 लेक्चर लग रहे हैं, वो नहीं है। बिकॉज डेडलाइंस हमारी बिल्कुल क्या है, फिक्स्ड। वी आर फुली पैक्ड अप टू November 24, क्लियर। जो डेडलाइंस आपको दी जाएंगी, टू द बेस्ट वहां तक हमें मेट करना हमारा एक टारगेट होता है। क्योंकि सर जितना लास्ट में टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा, लाइक फाउंडेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप मेरे पास पढ़े हैं, जितना फाउंडेशन में जैसे आप लोगों को लास्ट में 2 मंथ्स फ्लैट टाइम दिया गया था, जिसमें सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी पार्ट था, प्लस आप लोगों का कौन सा पार्ट था, टेस्टिंग पार्ट था, मॉक टेस्ट पेपर्स आप लोगों ने कंडक्ट करे वहां पे दिए। सेम चीज आपको सीए इंटर में भी मिलने वाली, एंड दैट इज द बिगेस्ट एश्योरेंस किस बात की, आपके पास होने की, क्लियर। क्योंकि जितना आप लोग उसको बार बार रिवाइज करते हैं, लिख कर देखते हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। सो इसीलिए हम लोग टू दी बेस्ट रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए, पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हुए, जो क्लासेस का शेड्यूल है डे बाय डे बेसिस पे आपको हर चीज टच में मिलती रहेगी, क्लियर। एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द फेस टू फेस एंड द लाइव क्लासेस, क्लियर। सो जो स्टूडेंट्स लेटेड बी, अगर अगर वो लाइव क्लास भी ले रहे हैं तो कोई 1% भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो वर्ड टू वर्ड लेक्चर आपको यहाँ पे डिलीवर हो रहा है वही सेम, विदाउट एनी एडिटिंग। चाहे जितनी मर्जी बातें करी, जितना मर्जी आपका बात करा, एज इट इज लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, सेम ऑनलाइन मोड पे मिलेंगे,
क्लियर? सो समटाइम्स ये माइंड में आता है कि सर शायद क्लासरूम पार्ट में और लाइव सेशंस में कोई फर्क होगा या रिकॉर्डेड पार्ट में देयर विल बी नो फर्क। कोई फर्क नहीं है जी, एज इट इज क्लास आपको वही मिलेगी। क्लियर? चलिए, सबसे पहले क्या ये बताइए, साहिल सर के साथ क्या आपका सिलेबस थोड़ा डिस्कस हुआ? इसी पीडीएफ में से हुआ? बिकॉज बिकॉज यहां पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट है सर, इन्होंने सेक्शन वाइज बड़ा अच्छा काम करा आईसीआई ने न्यू स्कीम को प्रोवाइड करने के लिए कि शायद कहीं आप गलत डायरेक्शंस में ना चले जाएं। आपको एक सेक्शन वाइज वेटेज वाइज एक पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड करी जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को परसेंटेज बेस्ड 100 मार्क्स का एक वेटेज आपको प्रोवाइड कर दिया कि कौन सा पार्ट कितने नंबर में आपके पास पेपर में आने वाला है। क्लियर? एंड वी आर प्योरली प्योरली इस चीज को मानते हुए एग्जैक्टली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट आगे हम अपनी सारी प्रेपरेशन करेंगे कि जो टॉपिक जितने मार्क्स में आपको मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेन वेटेज अकाउंट्स में आपको किसकी मिली सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डे वन आपने देख ही लिया होगा। कंटेंट में सबसे सबसे पहली वेटेज आपको सर 55 से 65%। 100 में से मैं अगर इसकी एवरेज निकाल लूं 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का पेपर आपको प्योरली कहां से मिलने वाला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर पहले ना वेरियस टॉपिक्स, आपको थोड़ा ओल्ड स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप वन में अकाउंटिंग अलग होती थी, ग्रुप टू में एडवांस्ड अकाउंटिंग अलग होती थी। इन दोनों को मर्ज करके अब एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड अकाउंटिंग। क्लियर? सो जिसमें इस बार से इन्होंने क्या चेंज करा, वेरियस टॉपिक को हटा दिया जो नॉर्मल टॉपिक्स में आते। कुछ टॉपिक्स तो निकाल कर उल्टा किसमें ले गए? फाउंडेशन में ले गए, या काफी टॉपिक्स तो हटा ही दी। इनका मेन फोकस आपको अब जो आगे पढ़ाना है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि ज्यादा से ज्यादा इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की गाइडेंस क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। एंड सर जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो जस्ट एंड जस्ट आपके सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स में, कितने पॉइंट्स में आपको दिख रहे हैं? सिर्फ 40 मार्क्स में काइंड ऑफ आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ ज्यादा अकाउंटिंग बेसिस नहीं। इनका मेन मोटिव आपको रूट्स क्लियर करना, एंड अकाउंटिंग की रूट्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड यही चीज, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो तुम यहां पढ़ोगे, यही फाइनल्स में क्या बन जाएंगे? इंडेस, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंट्स। वो साहिल सर या मैं जब अकाउंट्स में आपके पास आऊंगा तो वहां पे हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस। लेट्स कम टू अवर टॉपिक नंबर 2। मेरा सिलेबस, मेरा पार्ट 100 मार्क्स, दैट इज पहले तो टॉपिक का नाम पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। फाउंडेशन में जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्या थे? बिजनेस लॉस। सर कंपनी लॉ भी इज अ पार्ट ऑफ क्या है? बिजनेस लॉ। अब मैं उन थिंग्स में नहीं जाऊंगा कि लॉ बनता कैसे है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, प्रपोजल कैसे होगा, पास कैसे होगा। वो फाउंडेशन में हम अपनी इनिशियल थिंग्स सीख चुके हैं। क्लियर? यहां पे वर्ड से क्लियर हो रहा है कि मेन वेटेज आपको इंटर में एज वेल एज फाइनल्स में मेन वेटेज आपको किसकी मिलने वाली है सर? कॉर्पोरेट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी लॉ। क्लियर? कंपनी लॉ अपने आप में बहुत बड़ा लॉ है, बहुत बड़ा एक्ट है जो आपको प्रोवाइड किया गया, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। सर इन्होंने कंपनीज एक्ट को तीनों स्टेजेस पे रखा है, फाउंडेशन पे भी, दैट इज वेरी जस्ट इंट्रोडक्शन। वो जो 30 पेज में आपने रीड आउट की है जस्ट मोटा मोटा, वो सारी चीज काम आएगी। पहली बात, वो हर पेज जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, हर पेज यहाँ पे काम आएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो यहाँ पे हमारे पास होगा। क्लियर? आगे पूरे कंपनीज एक्ट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, आधा पार्ट सीए इंटर, आधा पार्ट सीए फाइनेंस। क्लियर? सो मैं अगर अपनी वेटेज की बात करूं, पहली बात सर कंपनीज एक्ट टोटल जो आपका कंपनी लॉ एंड एलएलपी। अब सर फाउंडेशन से किसको हटाया गया? एलएलपी को। वहां से हटा दिया गया, उल्टा कहां ले आए? यहाँ पे इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में विद एलएलपी कंपनी लॉ प्लस एलएलपी आपका कितने मार्क्स में जाएगा सर? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में मतलब मेजर पेपर तुझे दिख रहा है, आउट ऑफ 100 मेजर पेपर तेरा किसमें से आएगा सर? कंपनी लॉ एज वेल एज एलएलपी। सर क्या ये एलएलपी वही एलएलपी है जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था? यस, एज इट इज, बट विद सम एक्स्ट्रा पार्ट।
सम सेक्शंस जो आपने पहले डिस्कस नहीं करे होंगे वो पार्ट हल्का सा बीच में क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाकी इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। एक चीज। देन सर, कंपनीज एक्ट के बाद हमारे पास आते हैं सेकंड वर्ड, पढ़ी क्या लिखा हुआ है, अदर लॉज। अब सर इन अदर लॉज में आपके पास आते हैं तीन एक्ट। तीन एक्ट कह लीजिए मेन। तो सर एक्ट इसमें से दो हैं। एक तो एक तो हेल्प काइंड ऑफ, लॉ को पढ़ने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए जो रूल्स यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक तो सर हमें वो इंट्रोड्यूस, ये पहले भी थे आज भी। वन इज द जीसी एक्ट, जर्नल क्लॉजेज एक्ट। ये पहले भी था, ये आज भी है। उल्टा वेटेज, इसकी वेटेज पहले से क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। एज पर द पास्ट एग्जाम्स हम जो देख रहे हैं नवंबर 23, मई 23, सर इंटरप्रिटेशन वाला काम थोड़ा कम आ रहा है, उल्टा जीसी एक्ट क्या आ रहा है, ज्यादा। जर्नल क्लॉजेस, जर्नल क्लॉजेस मतलब जो किसी स्पेसिफिक लॉ में नहीं एक्सप्लेन की गई, उन आइटम्स का मीनिंग कहां से उठाया जाता है, द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897। मतलब ये सब पे ऊपर लगता है। अगर तो कोई चीज तुम्हारे स्पेसिफिक लॉ में गिवन है, एक्सप्लेन्ड है, तो उसका मीनिंग वहीं से उठाओ। बट अगर कहीं एक्सप्लेन्ड नहीं है तो कॉमन एक्ट एक है, क्या, द जीसी एक्ट 1897। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्पेशल वन, द न्यू वन, जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट मानी जाती है अभी तक लॉ के लिए, दैट इज द फेमा एक्ट 1990। सर ये फाइनल्स में पढ़ाया करते थे, तो अभी भी शायद इकोनॉमिक लॉज में वहां पे होगा वाइडर लेवल पे, बट फाइनल्स में से इस टॉपिक को हटाकर कहां पे ले आए, इंटर। तो हमारे लिए ये कुछ मेरा मैटर है, ये मेरा कुछ सिलेबस है जो आप लोगों के साथ क्या होगा, डिस्कस होगा। क्लियर। सो हम लोग प्योरली अपनी वेटेज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ऑलवेज। सो वेटेज मुझे क्या बता रही है कि वी हैव टू स्ट्रॉन्ग विच पार्ट, द कॉर्पोरेट पार्ट, द कंपनी लॉ, जो मुझे कितने नंबर में मिलेगा सर, 70 मार्क्स में, इंक्लूडिंग द एलएलपी। वैसे भी सर एलएलपी की जो जुरिडिक्शन है वो किसके पास आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, कंपनी और एलएलपी। टोटल आपसे कितना पूछेंगे, 70 नंबर का। एंड 70 में से भी देखियो एलएलपी के आगे कितना लिखा हुआ है, 10 से या 15 से 20। अगर 15 से 20 काउंट किया जाए, 10 से 14 नंबर कम से कम। तो सर अगर मैं अपने 70 में से 10 भी मान लूं, तो मेरे कंपनी लॉ में से कितना मिलने वाला है, 60 नंबर का तो आएगा। वेटेज एज इट इज जितनी पहले थी उतनी ही आज है। कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी तरह की अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं हुई। जो टॉपिक्स हटाए वैसे ही नए थोड़े इंट्रोड्यूस कर दिए। हटाया कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बी पार्ट, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। अब वो यहां से निकलकर कहां जा चुका है, फाउंडेशन। या यहां से हटाया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहां से हटकर कहां जा चुका है, फाउंडेशन। तो जैसा हटाया वैसा ही एक आधा टॉपिक इन्होंने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है। कोई मेजर चेंजेस में या कोई मेजर सिलेबस में नहीं मेरे पास कुछ भी आता। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, वेटेज वाइज हमारी बात हुई। देन आफ्टर दैट हमारे सिलेबस में नेक्स्ट आगे पेजेस पे आइए, टैक्स की डिस्कशन साहिल सर आपके साथ करेंगे। मेरे मॉड्यूल में पेपर 2 जो आपके साथ डिस्कस हो चुका, सबसे पहला पार्ट द कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट में हमें कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे, देयर आर टोटल, टोटल कितने चैप्टर्स हैं जी, 11। 11 चैप्टर हैं जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, 10 पहले भी थे। 11th वाला छोटा सा एक टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। कहते एक बात बताओ, उधर से फेमा इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर ये टॉपिक जो पहले किसमें था, फाइनल्स में, हटा के कहते इसको भी तो लेकर आओ। फेमा किन पे कंप्लायंस होगा, जो फॉरेक्स में डील करेंगे। फॉरेक्स में डील कब होगा, वो कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड कहां होंगी, बट बिजनेस प्लेस कहां होंगी। सर फेमा इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये भी तो लेकर आओ ना। अदरवाइज अदरवाइज आप लोग यहां तक तो सीए इंटर में पहले भी कवर कर रहे थे डे 1 से। सिर्फ 2 लेक्चर्स का काम एक्स्ट्रा डाला है, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इन नटशेल हम लोग सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हुए सेक्शन 148,
चैप्टर 10 का द लास्ट सेक्शन कौन सा होगा हमारा? लाइन वाइज। ये दिख रहे हैं पूरे 10 चैप्टर दिख रहे हैं ना? ये सारे लाइन वाइज चैप्टर्स अपने बटे हुए हैं सेक्शंस। इवन कंपनीज एक्ट के भी चैप्टर में। ये सिर्फ बुक का चैप्टर ही नहीं है, बुक का ही चैप्टर नहीं है। आपके सामने एक चैप्टर 8 होगा पीडीएफ में। हेडिंग रीड करो सर। हेडिंग की ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ। हेडिंग की ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इवन सर कंपनीज एक्ट को भी, अरे इतना बड़ा एक्ट है, कल को ढूंढना पड़ा तो कहां से ढूंढेंगे? कंपनीज एक्ट ने भी अपना ये पूरा एक्ट किसमें डिवाइड कर दिया? वेरियस चैप्टर्स। क्लियर? सो मेरे इंटर के सिलेबस में हाफ पार्ट द फर्स्ट हाफ, वैसे भी हाफ से ये बनेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हाफ हमारा किसमें कवर करेंगे सर? सीए इंटर में कवर करेंगे। दैट इज सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, प्रीलिमिनरी, द बेसिक सेक्शन, द डेफिनेशन सेक्शन। कहां तक चलेंगे? 148। एंड सर ये वाला जो टॉपिक है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये स्पेशल 379 से लेके 393A तक सिर्फ ये कुछ सेक्शंस हैं, ये आपके एडिशनल इंट्रोड्यूस हुए। अदरवाइज इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में कोई चेंज नहीं है। समझे पॉइंट? सो हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो अब तक हम कितने बैचेस में पढ़ चुके, करवा चुके, एग्जम्पशन स्कोर कर चुके 60+। क्लियर? और अपना डे 1 से टारगेट ही है लॉ में 60+। आते हैं, आते रहे हैं और आएंगे भी, इतना कॉन्फिडेंस हमें है अपनी इस कंटेंट पे, अपनी इस बुक पे, अपनी इस राइटिंग स्किल्स पे, जो आपको डे बाय डे मैं स्ट्रेटेजीज क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? चलिए सर, आफ्टर दैट विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सर, बातें बहुत हो चुकी हैं। चैप्टर 8 दैट इज, वर्ड पढ़िए सर, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। अब सर वो बातें छोड़ो कि एमओए क्या है, एओए क्या है, बचपना हो चुका, ठीक है ना। अब जवानी में आते हैं, थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग टू पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्टली मैं एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं, दैट इज डिविडेंड के रिगार्डिंग। वर्ड सुना सुना हुआ है अकाउंट्स में, लॉट ऑफ टाइम हमने इसको क्या करा है, यूज करा है। बट अब अभी तक तुमने जो अकाउंटिंग करी है, जो भी तुमने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, लाइक शेयर्स के रिगार्डिंग, डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, जो भी कुछ टॉपिक आपने पढ़े हैं, दैट इज द फ्रंट एंड। आपने उसको फ्रंट एंड से देखा है। हाँ सर शेयर इशू कर दिए, हाँ सर कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, वो एक फ्रंट एंड था, वो अकाउंटिंग पॉइंट से था। अब उसके बैकग्राउंड, द प्रोसीजरल वर्क क्या होगा, कंपनी कैसे डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं, कहां से डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, कौन डिक्लेयर करेगा, कब डिक्लेयर करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, एमसीए के साथ कोई कंप्लायंसेस, सेक्शंस उसके क्या कहते हैं, द होल बैकग्राउंड। क्लियर? द होल बैकग्राउंड, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सर लॉ आपको एक इनिशियल थिंग्स प्रोवाइड करता है। कल को आपका क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, आपके पास कंपनी आती है, अब इनकॉर्पोरेशन में सीख चुका कि कंपनी बनानी कैसे, बट सर उसके अब अदर टॉपिक्स भी तो सिखाओ मुझे। तो सिर्फ अभी तक क्या सिखाया गया, कंपनी बनानी कैसे, फाउंडेशन में तो सिर्फ ये टॉपिक था, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द आरओसी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, एमओए एओए कुछ डेक्लेरेशन एंड ऑल, वो सब कुछ हमने डायरेक्टर्स इकट्ठे करे, सब्सक्राइबर इकट्ठे करे, द बेसिक थिंग्स मैंने कर ली। बट आगे क्या सर? आगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। नंबर 5 डिपॉजिट्स, अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है। नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे करोगे। चैप्टर 8 डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहीं गुम होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सर क्यों आप लोग उलझ रहे हो, आपको डिविडेंड के बारे में पता करना है ना, कि डिविडेंड के ऊपर कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, डिविडेंड को बांटा कैसे जाएगा, डिविडेंड की पेमेंट कैसे होगी। डोंट लुक हेयर एंड देयर, जस्ट गो टू चैप्टर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये चैप्टर, ये बुक का चैप्टर 8 नहीं, बुक का तो है ही है इंडेक्स वाइज, ये कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, डिविडेंड। तो आप डिविडेंड के चैप्टर में जाइए, वहां पे सारे सेक्शंस आपको मार्जिनल हेडिंग में देखने को मिलेंगे। लाइकवाइज तेरे पास क्या पड़ा है सर, यहाँ पे हम जो सेक्शन डील करने वाले हैं, कहां से, 123 से लेके कहां तक, 5 सेक्शंस।
ये 5 सेक्शंस मेरे किसके हैं सर? डिविडेंड के हैं। और सर फिर वही बात सर, हर बार की क्वेरी, सेक्शन याद करने, याद नहीं करने हो जाएंगे। बार बार जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, अपनी नॉर्मल पिच में बातों में हम लोग क्या लेकर आएंगे, अपने सेक्शंस के थ्रू चलेंगे, डे बाय डे आपको इन पे फ्लो बड़े आराम से मिलेगा। बट डोंट फोकस प्रॉपरली, नहीं कि इसको याद ही करना है, ऐसे नहीं कभी कुछ याद होती। आप जस्ट उसको गो थ्रू करिए, रिवाइज करते रहिए, धीरे 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 वो अपने आप माइंड में जगह ले ले। पिक्चर भी तो याद हो जाती है ना जब देखते हो, वेब सीरीज एंड ऑल। अब ये करेगा, पहले आपने उसको अगर देखा है 2 बार 3 बार, वो सारी आपकी इमेजिनेशन में जा चुकी हैं। सेम चीज इन बुक्स को भी देखना शुरू करो, ये भी धीरे धीरे होल्ड में आएंगी, ये भी धीरे धीरे आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? सो प्रैक्टिकल सेंस में चलेंगे सर। हमारा डे 1 से ही मोटिव है रिजल्ट ओरिएंटेड, दैट्स इट। मेरे को तो इतनी बात पता है, मुझे कुछ पढ़ा दो, कोई कंटेंट दे दो, बस ये बता दो इससे पास हो जाऊंगा, बस मेरे लिए ठीक है। वो अपना वो फंड है, मैं कंटेंट ही तुम्हें वो प्रोवाइड करूंगा, क्लास ही वैसे वो हम प्रोवाइड करेंगे जिससे तेरा मोटिव क्या हो जाना चाहिए पूरा। नॉलेज लेने के लिए दुनिया पड़ी है, करते रहेंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू क्रैक द एग्जाम्स। मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ पहले एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद 2 साल फ्री हो, आर्टिकलशिप में नॉलेज ही नॉलेज ले लेना, मेरे पास एक्स्ट्रा आगे जब मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्टली हमारा टारगेट क्या है? एग्जाम्स क्रैक करना। और अगर इस कंटेंट से, इस बुक से, इस मटेरियल से, आईसीए के मॉड्यूल से अगर मैं उस अपने टारगेट को पूरा कर पा रहा हूं, दैट्स इट। मुझे कहीं और कंटेंट देखने की, फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं। बी स्पेसिफिक डे 1 से, जैसे फाउंडेशन में क्लियर था करना ही क्या है मॉड्यूल, अब यहां भी करना ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो बुक आपको दी जाएगी, लेटेस्ट अभी प्रिंट आउट होगी May 24 के लिए, लेटेस्ट आपके वाले आ जाएगी सर, वही बुक है, दैट्स इट। या ज्यादा से ज्यादा आईसीआई मॉड्यूल, कोई तीसरी बुक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस यही है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है, बस इसको करना है, दैट्स इट। जब इसमें से तेरे 70 नंबर आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, लास्ट बच्चों के रिजल्ट देखो यार, मजा आता है। लॉ में भी, थियोरी में भी इतने नंबर आते हैं, एंड थैंक्स टू एमसीक्यू। बीच में 30 नंबर के तुझे क्या मिलेंगे? एमसीक्यू, उसमें वेटेज तेरी और बढ़ जाती है। कहाँ सर 30 नंबर का पेपर लिखना, आपको ही पता है कैसा लिखे, और कहाँ 30 नंबर के क्या करने? एमसीक्यू। सर्टनिटी अपने को पता है कि नंबर किसमें ज्यादा आएंगे, एमसीक्यू। ठीक है, डायरेक्टली जो ठीक है वो ठीक है। 30 में लिखने लगे, राइटिंग अपनी पहली बहुत अच्छी है, स्किल्स अपनी बहुत ज्यादा, इंग्लिश बहुत अच्छी से पढ़ी हुई है अपनी, वो कहीं ना कहीं आएगी कमी और दिक्कत क्रिएट हो जाती है। सो बढ़िया है, एमसीक्यू को तो ज्यादा सपोर्ट किया करें। हमने एज पर द पास्ट रिजल्ट्स नॉर्मली देखा है कि स्टूडेंट, आई थिंक सो, डिस्क्रिप्टिव में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा जितना कहाँ कर रहा है एमसीक्यू। उसने वर्क करा किस पे? एमसीक्यू पे। 30 में से बच्चे 24 तक बड़े आराम से क्या कर रहे हैं, स्कोर 24 मतलब 80%। अगर 24 नंबर मेरे यहां से बन जाए, एंड आउट ऑफ द 70 डिस्क्रिप्टिव, 50% ब्लेड मार ले, 35 नंबर, इतना तो लिख के आओगे। 35 नंबर, 35 और 24 कितने हुए? 59। एक नंबर और चाहिए, एक नंबर चाहिए। अपने 60 बन गए सर, अपने 60 बन गए, मेरा टारगेट पूरा है, समझे ना? अब कहीं 59 भी सोच लो ना, फिर 60+, मेरी एग्जाम्शन भी बननी चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव, हमारा टारगेट ही यही है बस। अब सुनिएगा, यहां पे जो सेक्शन आप डील करने वाले हैं, दैट इज 123 से लेके 127। सिर्फ हेडिंग पर पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि मतलब वो सेक्शन है किसके रिगार्डिंग। पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा? 123, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पेमेंट की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द बेसिक सेक्शन, ये भी कंप्लीट हो जाए। 123, ये सारी थीम क्लियर कर दे। क्लियर? सो 123 इज ऑल अबाउट द डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड वन बाय वन नेक्स्ट आगे सेक्शंस में जाएंगे। सबसे पहले सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। कि डिविडेंड की सर थोड़ी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 35। अब जितनी डेफिनेशन पूरे कंपनीज एक्ट में, जितनी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस का सेक्शन ही कौन सा है? 2। वो आगे उनके सब सेक्शन चल रहे हैं सारे, आगे से आगे वो हर जगह अलग अलग क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। तो वहीं से द बेसिक में से मैंने मीनिंग उठाया। कहता सर डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड इंक्लूड्स, मीनिंग में कह रहा है डिविडेंड इंक्लूड्स एनी, क्या लिखा हुआ है?
ये तो मीनिंग नहीं हुआ। आधा लो तो ऐसा लिखा हुआ, ये तो कोई मीनिंग, ये तो टाइप हुई। ये तो क्या हुई, टाइप। हमने सुनी है दो तरह की टाइप्स। वन इज, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है एंटायरम डिविडेंड। वन इज फाइनल डिविडेंड और एक होता है एंटायरम डिविडेंड। सर, द टर्म एंटायरम डिविडेंड मींस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, किन के बीच में, टू एजेस। पहले तो सर हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड क्या पढ़ा कि डिविडेंड कितने तरह के होते हैं जी, दो। वन इज कौन सा, फाइनल डिविडेंड। मैं थोड़ी सी ना थीम आपको प्रोवाइड करूंगा पहले, ताकि नेक्स्ट वन आप मेरे साथ साथ कॉपी कर पाए उसको। वन इज फाइनल डिविडेंड एंड सेकंड इज क्या लिखा हुआ है, एंटायरम। सर, क्या मैं फाइनल डिविडेंड को वर्ड एनुअल डिविडेंड बोल सकता हूं, यस, एनुअल डिविडेंड। और एंटायरम डिविडेंड को क्या जस्ट एक पार्ट ऑफ डिविडेंड कह सकता हूं कि एनुअल वाला तो करेंगे अभी, अभी टाइम पड़ा है क्योंकि एजीएम हुई नहीं। एजीएम, एजीएम स्टैंड्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम तो अभी हुई नहीं। पर अपन ने प्रॉफिट कमा ले, बढ़िया, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है और मैं खुशियां बांटना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है कि पैसा किसका है, ओनर्स का। मैं कमा के बैठ गया, बढ़िया प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एंटिसिपेशन भी अच्छी जा रही है कि क्लोजिंग बढ़िया होगी। मैं इनको रिवॉर्ड की तरह देना चाहता हूँ सर, अल्टीमेट खुश करना चाहता हूँ। मैं क्या, चल अब फाइनल डिविडेंड तो कहाँ जाके डिक्लेयर होगा, एजीएम में जाके। एजीएम कब होती है, ईयर क्लोज होने के बाद। क्लियर। मैं कहा जी तब तक मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, एक्साइटमेंट ऐसी है। कहते फिर ऐसे करो, फाइनल जब देना होगा तब दे देंगे, इनको एक पार्ट ऑफ डिविडेंड दे दो, विच इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। क्या दे दो, एक जस्ट पार्ट, किलो इतने खुशियां बांटो, बाकी बाद में देखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन सेंस बता, किसका रेट हायर होगा, फाइनल का। एंटायरम तो जस्ट क्या था, पार्ट था कि चल इतने तू 5%, 8%, 10% ले ले, बाकी जो मेन वाला होगा वो कहाँ देंगे, एजीएम में। दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेयर्ड बिटवीन। बिटवीन क्या लिखा हुआ है, अगर पिछली एजीएम होती मैं तो वही निपटा देता। पिछली एजीएम हो चुकी, आने वाली अभी होगी, इन बिटवीन। इन बिटवीन जो एक डिक्लेयर किया गया डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड एज एंटायरम। बट सर उससे भी पहले वर्ड आता है, व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड है क्या, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड। Interest payable to shareholders. Not interest, a just reward. Reward which is given by the company to its shareholder on their capital invested in the company. एक सिंपल वर्ड में कहें, डिविडेंड इज अ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो तुम्हारे शेयर होल्डर्स ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है कहां पे, कंपनी में, कंपनी उसके ऊपर क्या कर रही है, रिटर्न पे आउट कर रही है, एक रिवॉर्ड पे आउट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इन सिंपल टर्म्स। बट एज पर सेक्शन नहीं कहा गया, सेक्शन में तो क्या लिखा गया, इट इंक्लूड्स एनी एंटायरम डिविडेंड। उसने तो उल्टा टाइप में बात करी। बट मुझे पता है कि डिविडेंड अपने आप में क्या होता है, जैसे सर लेंडर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। एंड शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, दो। वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। दोनों को ही क्या मिलता है, डिविडेंड। बट सर वो प्रेफरेंस की टाइप आपने पढ़ी थी, preference is called preference. Why? Because they are given two type of preference. One is with respect to dividend and second is with respect to capital. That's it. कि जब भी रीपेमेंट होगी सबसे पहले पहले आप पैसा आपको देंगे, जब भी डिविडेंड देंगे तो सबसे पहले आपको देंगे, दैट्स इट। अदरवाइज शेयर होल्डर को उसकी कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न मिलती है, दैट रिवॉर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज डिविडेंड। और डिविडेंड हमारे कितने होते हैं जी, दो तरह के, वन इज फाइनल एंड सेकंड इज एंटायर। अब चलते हैं आगे। प्रोसीजर फॉर वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन। सर फिर इनका प्रोसीजर क्या है, मतलब इनको डिक्लेयर कौन करता है। मैं कहा जी देखो दो टाइप है, दोनों में अलग अलग सिस्टम है। क्या, पहला अगर बात करते हो किसकी, फाइनल डिविडेंड, पढ़िए हाँ जी तेज। फर्स्टली डिविडेंड इज, हाँ जी, Is recommended by the board. अंडरलाइन वर्ड रिकमेंडेड। क्या रिकमेंड करना डिक्लेयर होता है, नो। रिकमेंड करना मतलब सजेशन, प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मैंने प्रपोज्ड करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये प्रपोजल है कि 12% डिविडेंड दिया जाए। पहली बात तो डिविडेंड कौन सा है, फाइनल। फाइनल डिविडेंड में क्या बोर्ड की मर्जी चलेगी, किसकी मर्जी चलेगी,
मेंबर्स की, जो एक्चुअली वहां पे कौन है, ओनर्स हैं। सर वो डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी डिसाइड करोगे, आप जस्ट रिकमेंड करो, आप जस्ट प्रपोज करो कि हमारा पिछले साल का हिसाब हमने लगाया कि 22-23 में हमने इतने प्रॉफिट्स वगैरह कमाए, तो हम रिकमेंड करते हैं, हम प्रपोज करते हैं कि इस बार 15% डिविडेंड दिया जाना चाहिए। क्या ये मैम बोर्ड ने नाचना शुरू कर दिया, 15% मिलेगा, 15%? रुक तो सही, क्या फाइनल हो गया? फाइनल कौन करेगा? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। कहाँ करेंगे? एजीएम। क्या एजीएम हुई? ये जस्ट एक प्रपोजल था। तुम पहली खुशियां बांटनी शुरू कर रहे हो, मुबारक हो है, 15% मिलेगा। कुछ नहीं मिला अभी, सिर्फ क्या है ये प्रपोजल। ये जस्ट एक क्या थी, रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि हाँ 22-23 में ये हमने प्रॉफिट्स वगैरह कमाए हैं, तो उसके मुताबिक हमें कितना मिलना चाहिए कि 15% अपन दे सकते हैं। देना ना देना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेंबर्स। पढ़िए, द मेंबर्स इन दी क्या लिखा हुआ है? लेट मी क्लियर सर, एक छोटा सा चार्ट में आपको एक हल्का सा बना रहा हूं ऊपर। सर लेट इट बी आपका फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23। 22-23 ये क्लोज कब होगा? 31 मार्च 23। विजिबल है जी सबको? 31 मार्च कब होगा? 23 को। एंड नेचुरली सर, जर्नल मीटिंग, पहला वर्ड जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग होती ही किसके साथ है? मेंबर्स के साथ। किसके साथ? मेंबर्स के साथ। आपने कंपनी के बारे में एक वर्ड सुना होगा, देखो कुछ बातें मैं हल्की सी डीम करके चलूंगा कि आपको नॉलेज है, बाकी नटशेल ये सारे जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं, एक एक चीज आपको लॉ में लिखी हुई मिलेगी। उल्टा दोबारा अच्छे से जब इसको पढ़ोगे, और मेरा जो पैटर्न है ना, मैं लाइन वाइज नहीं चलता कि मान लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चैप्टर वाइज चलेंगे, रैंडमली उठाएंगे। उसका कारण है क्योंकि मैं अपना ही काम बढ़ा रहा हूं, आपका नहीं। मुझे यहां पे हर चीज आपको बतानी पड़ेगी, पहले समझानी पड़ेगी। यहां पे वो चीज जो सीखोगे, जब कहीं दोबारा उस चैप्टर में लिखी हुई मिलेगी, क्लियर आपको कि हाँ सर आपने पहले ही बताया था जर्नल मीटिंग किसके होती है? मेंबर्स के साथ। और जर्नल मीटिंग होती है दो तरह की, एक होती है एनुअल जो सालाना एक एक साल की होगी, और एक होती है जो स्पेशल सर्कुमस्टांसेस में बुलाई जाए, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? एजी, नॉट अबाउट EG। छोटे छोटे वर्ड्स, मैं क्यों इतना माइन्यूटली चल रहा हूँ? बिकॉज हमें MCQ भी पार्ट है, कहीं ना कहीं MCQ पार्ट से थोड़ा डीपली हमें जाना होगा, डिटेलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? सो सर, ये जो एजीएम होगी, एजीएम कब होगी? नेचुरली सर अपने नेक्स्ट ईयर में। इसको बोलते हैं गुरुजी प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर माने 22-23। 22-23 क्लोज होगा, तभी तो इसकी एजीएम कब होगी? 23-24 में, जिसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। कितनी होती है? जो भी निकल के चुकी, ये डेडलाइन होती है विद इन 6 मंथ्स। ये भी सेक्शन 96 जब डिस्कस करेंगे मिलेगा कि विद इन 6 महीने सर आपको एजीएम करवानी होगी। अब पॉइंट इज दैट द मेंबर्स इन दी कहां पे? एजीएम। ला मान लो एजीएम हुई कब है? 30 तारीख को लास्ट डे इन्होंने एजीएम रखी, पूरे मेंबर्स वगैरह बुलाए, बढ़िया 5 स्टार होटल करा, ठीक है ना, सारे मेंबर्स को इनवाइट करा, फॉलोड बाय डिनर, लिखा हुआ है, समझे ना? और क्या बढ़िया होती है सर, कंपनीज की बड़ी अच्छी एजीएम होती हैं, लाइक रिलायंस एंड ऑल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, भैया 5 स्टार 7 स्टार में होगी। मेंबर भी किसके आ रहे हैं? रिलायंस कंपनी के आ रहे हैं, वो तुमसे ही तो ले रहे हैं पैसा, तुम्हारे भी खर्च कर रहे हैं, 2 दिन खिला देंगे क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही तो पैसा लगा हुआ है कंपनी में। आपको फिर बढ़िया पिक्चर भी तो दिखानी है कि सर अपन ने ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है। एंड मेंबर्स को बुलाया जाएगा, मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा। कौन रखेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितना रिकमेंड कर रहे थे? 15। अब गेम किसके हाथ में है? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। क्या पढ़िए, मे मे डिक्लेयर द डिविडेंड बाय, क्या लिखा हुआ है? पासिंग दी वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओ आर स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्लियर? OR स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हमने हल्का सा फाउंडेशन में पॉइंट पढ़ा था कि सर 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं जी, जो मेंबर पास करते हैं, 2 तरह के होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड सेकंड इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी, मेजोरिटी विंस, जहां पे भी 51 मेंबर हुए, वो रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा? पास, मतलब वोट्स के बेसिस पे। एंड एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, उसमें वोटिंग थोड़ी क्या चाहिए होती है? 75%। 75% फेवर में चाहिए होती हैं,
देन दैट ऑफ इन फेवर। समझे ना पॉइंट? तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे कहते सर स्पेशल वाला कोई मैटर नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस है। कोई भी एजीएम होगी, कोई भी एजीएम होगी, एक काम तो पक्का होगा, क्या? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बिना कहे एजीएम बुला रहे हो, ये काम तो होएगा। अरे एजीएम में क्या होते हैं? एजेंडा डिस्कस होते हैं, एक्टिविटीज डिस्कस होती है ना। वन ऑफ द एक्टिविटी फिक्स है, क्या? एजीएम बुला रहे हो, डिविडेंड की बात होएगी होएगी। बट कौन से वाले डिविडेंड की? फाइनल। कौन से वाले डिविडेंड की? फाइनल। जिनको रिकमेंड किसने करा होगा? बोर्ड ने। डिक्लेयर द डिविडेंड बाय पासिंग दी। रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेंबर डिक्लेयर करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या करना होगा? पास। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस आपा सारे मेंबर बैठे, काउंट करा कितने बंदे? 30। 16 बंदों ने अगर हाँ कर दी, 16% ने अगर मुझे क्या कर दी? यस कर दी, रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा? पास्ट। जो भी डिविडेंड आपका डिसाइड हुआ, कल से देने क्या करो? शुरू करो। क्लियर? पढ़िए, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एन एजीएम इज एन आइटम ऑफ, जो मैं आपसे बात करूं, ऑर्डिनरी माने सर एजीएम हो रही है, ये तो काम होगा, ये तो बेसिक एक्टिविटी है एजीएम पे, तो ये होगा ही डिस्कस, ये तो कहने की बात ही नहीं है। जहां वर्ड एजीएम आया, ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये तो होगा डील सर। हाँ, इसके अलावा कोई स्पेशली जो मैटर डिस्कस किया जा रहा है एजीएम पे, दैट आर कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्पेशल बिजनेस। ये तो सर फिक्स है, ये तो एजीएम होएगी तो नेचुरली फाइनल डिविडेंड की बात तो आएगी आएगी। मेंबर डिस्कस करेंगे, वोटिंग होगी, अगर ओआर पास हो गया, वो डिविडेंड क्या माना जाएगा? डिक्लेयर्ड माना जाएगा। बट सर थर्ड नंबर पॉइंट जो कि रेगुलेशंस में लिखा गया, रेगुलेशंस में लिखा गया क्या? द मेंबर में क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द, सर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो हैं वो अमाउंट या मे बी रेट जो रिकमेंडेड बाय द किसके द्वारा थी, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सेम रख सकते हैं, बट एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे। रिकमेंड करा 15%, मेंबर्स एजीएम में आके बिगड़ गए, कहते ना 18%। नहीं जी नहीं, 18% की पावर ही नहीं है। रेगुलेशन 80 जाके टेबल एफ की अपनी रीड आउट कर लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? एजीएम में अगर मेंबर डिक्लेयर करना चाहते हैं डिविडेंड, वो डिक्लेयर ही कितना कर पाएंगे? जितना रिकमेंडेड बाय द क्या होगा? बोर्ड। हाँ तो कम कर ले, वो कितना कह रहे हैं? 12, सॉरी 15, 12 देंगे, चलेगा, डन। क्योंकि आखिर किसकी चलनी है? मेंबर्स की। माननी किसकी जाएगी? मेंबर्स। मेंबर्स, बट दे कैन नॉट क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। बढ़ा नहीं पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा ले बढ़ा नहीं पाएंगे, तो रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ये तो छोड़ ही दो बातें कि 15 की जगह 18 कर। तू 15 की जगह 10 कर दे, ये चल जाएगा। 15 का 15 रख ले, ये भी चल जाएगा। बट 15 का 18 नहीं। समझे पॉइंट? दैट्स ऑल अबाउट द फाइनल डिविडेंड। नंबर 1 पॉइंट, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड। रिकमेंड करना जस्ट प्रपोज कर। सर ये डिक्लेयर कहां किया जाएगा? एजीएम। बाय पासिंग, सिंपल, क्लियर। और ये जो डिक्लेयर करना है, ये एजीएम का कौन सा बिजनेस माना जाता है? सिंपल एक्टिविटी की, अगर एजीएम हो रही है तो ये काम तो होगा ही होगा, डन। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, सर जितने भी तुम्हारे ये मेंबर्स हैं, ये डिक्लेयर करते टाइम जो अमाउंट या रेट रिकमेंडेड बाय द क्या होगा? बोर्ड, वहां तक ही डिविडेंड क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। सिंपल। एंड व्हाट अबाउट द एंटायरम डिविडेंड? एंटायरम डिविडेंड इज क्या लिखा हुआ है? ये डिक्लेयर ही कौन करेगा? बोर्ड। क्योंकि ये तो वैसे भी कौन सा था, ये तो कच्चा डिविडेंड था ना, कौन सा पक्के वाला था। आप तो सिंपल वर्ड यूज करते हैं। फाइनल डिविडेंड मींस माने पक्का, वो तो फिर मेंबर की अप्रूवल होगी, वो तो फिर मेंबर क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। कहाँ करेंगे? एजीएम में करेंगे। ये तो अभी जस्ट फॉर अ वाइल है, जस्ट छोटा मोटा सा एक पार्ट हम ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं। ये तो पावर किसके पास है? बोर्ड के पास पावर है। बोर्ड खुद ही क्या कर दे? डिक्लेयर कर दे, हम पूछेंगे भी। क्योंकि वैसे भी वो क्या था? एक जस्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड था, एनुअल थोड़ी था, उस साल का प्रॉपर थोड़ी था कुछ, एक जस्ट पार्ट, एक गिफ्ट दिया गया, एक नॉमिनल सी अमाउंट आपको पे आउट की गई भी, चलो लोगों को हौसला होगा। और दूसरी बात, मार्केट में हाइप भी तो क्रिएट करनी है कि अपनी कंपनी बढ़िया कमा रही है, अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी तो करनी है, बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीज भी तो करनी है। लोगों में हाइप बनाने रखने के लिए फिर ऐसे छोटे मोटे इंटायरम डिविडेंड बोर्ड अपने लेवल पे बांटता रहे।
जब शेयर होल्डर की जेब में कुछ 5, 10 रुपए 20 रुपए आते रहेंगे ना, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो खुश रहेंगे। वो मार्केट में तेरी रेपुटेशन और बढ़िया घुमाएंगे। और बाकी धमाका कहाँ पे करेंगे? एजीएम में बढ़िया डिविडेंड बांटेंगे, कीपिंग इन माइंड द फाइनेंशियल पोजीशन। ये सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। पहले खुशियां बहुत बांट ली, बाद में उल्टा काम हो गया। हाँ फिर ठीक है, वो तो एंटायरम डिविडेंड था, एंटायरम डिविडेंड था, कोई इशू नहीं सर। मैंने फाइनल तो तभी मैंने क्या कहा, किसका रेट हायर होगा? फाइनल। एंटायरम तो जस्ट एक पार्ट है सर, एक तो जस्ट नॉमिनल से केस था जो आपको दी। क्लियर? सो नॉर्मली इन क्रक्स अगर निकाला जाए, क्रक्स निकाला जाए सर, एंटायरम डिविडेंड को रिकमेंड एंड डिक्लेयर कौन करता है? फाइनल को रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड। डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर्स। कहां करेंगे? एजीएम में। क्लियर? और बाय पासिंग द, क्या लिखा होता है? ओआर स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो कि सर मेजोरिटी विंस में माना जाता है सिंपली, कि वोट्स इन फेवर बस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ इन फेवर। क्लियर? और ये एक मैटर ऑफ क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। जो मेंबर्स हैं वो इस रेट को बढ़ा नहीं सकते, सेम रख ले या कम रख, मेंबर इससे ऊपर नहीं जा पाए। डन, पहला पैराग्राफ। आगे चलते हैं सर, मेन सेक्शन पे आइए। सेक्शन 123। हाँ जी सर, कंडीशंस फॉर, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ। कहते हैं अब तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया ना, कौन क्या करेगा। लेट मी क्लियर, डिक्लेयर कैसे करना है। लेट मी क्लियर, डिक्लेरेशन की कंडीशंस क्या है, पैसा कहां से आएगा। दैट इज सबसे पहला पॉइंट, वर्ड क्या है? सोर्सेस। जैसे इससे पहले आप लोग सोर्सेज ऑफ बायबैक पढ़ रहे थे शायद, यहाँ पे वर्ड क्या चल रहा है? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। तुम्हारी कंपनी एक बजट सा बनाकर बैठी है कि भाई साहब अपने तो 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 करोड़ के ऊपर आपने 10% बांटना है, मान लो मोटा मोटा 10 लाख बांट रहे हैं। 10 लाख उठाओगे कहाँ से? उसका सोर्स क्या होगा? जैसे सेम बायबैक में आपने पढ़ा, बायबैक भी क्या है? पेमेंट करनी है, पेमेंट आएगी कहां से? सोर्सेज क्या है? पढ़िए सर, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। पहली बात तो डिविडेंड पार्ट ही किसका है? प्रॉफिट्स। तो बांटोगे भी किस में से? प्रॉफिट्स में से। बात है कौन से प्रॉफिट्स में से? पहला सर, वन इज सबसे मेजर सोर्स, द मेन सोर्स, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दूसरों से लेके थोड़ी बांटेंगे, लोन करवाया सारा का सारा के डिविडेंड बांट दिया, ये थोड़ी चलेगा काम। आप अपने प्रॉफिट्स में से ही, कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से ही नेक्स्ट आगे डिविडेंड क्या करेगी? बांटेगी। ओके सर, प्रॉफिट कौन से? प्रॉफिट फॉर दी क्या लिखा हुआ है? जो करंट फाइनेंशियल ईयर में कमाया उसी में से बांट दो। या फॉर दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, ईयर या ईयर्स, ईयर या ईयर्स, इमीडिएट एंड रिमेनिंग। एंड रिमेनिंग जो क्या पढ़े थे? दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस। अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से निकालो, वहां से पैसा बांट दो, हमें क्या दिक्कत। या वर्ड क्या लिखा हुआ है? बोथ। बोथ स्टैंड्स फॉर, ये सिचुएशन कब आएगी? जब करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? कम, बट तुम डिविडेंड क्या देना चाहते हो? ज्यादा। क्या सर मेरे पे रोक टोक? मैं इस बार कमाया 8 लाख, बांटना चाहता हूं 10 लाख, क्या मैं नहीं बांट सकता? बांट सकते हो। 8 लाख इस वाले में से ले ले, 2 लाख बांटो सर, जितना मर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंप्लायंसेस हैं, वो प्रोसीजरल वर्क आपको क्या करना पड़ेगा? ओके करना पड़ेगा। हमारी ओर से तो दोनों ऑप्शन है, चाहे करंट ईयर के सारे बांट दे, हमें क्या लेना, कुछ भी ना रख, रिजर्व के रिजर्व सब लुटा दे, जिसको देना हमें क्या। पर पॉइंट इज दैट कंपनी लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, 123 सेक्शन का कंप्लायंस होना चाहिए। अगर इसका कोई भी ब्रीच मिला ना, तेरे पे पनिशमेंट्स लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, और हो सकता है डायरेक्टर्स तक बात क्या हो सकती है? इंप्रिजनमेंट तक की। तो थोड़ा सोच समझ कर, इसीलिए कल को तेरे क्लाइंट्स तुझसे ही पूछेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेरीज आती हैं कि सर डिविडेंड बांटना है, जो उस केस में कैसे डिविडेंड बांटे। अगर तुझे इस चीज की नॉलेज होगी कि 123 सेक्शन क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन उनको नहीं आती, क्लाइंट्स को इंटरप्रिटेशन नहीं आती, पढ़ना नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है लॉ में क्या नहीं, वो तुम गाइड करोगे, वो तुम समझाओगे कि सर सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या दोनों का मिक्सचर आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एंड इवन द सेकेंड सोर्स, जो कभी याद नहीं रहता मोस्टली, हमेशा बच्चा वर्ड यूज करता है कि सोर्स ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से? करंट ईयर के या पास्ट ईयर के, या मे बी दोनों। बट सर एक सोर्स और भी है, बट ये स्पेशल सोर्स है किसी किसी केस में। क्या? मनीज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा? सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन परसुआंस ऑफ
अगर उन्होंने क्या दी होगी, कोई गारंटी किसी पॉइंट को लेकर, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज के केस में उन्होंने गारंटी दी थी कि आपको इतना डिविडेंड देंगे ही देंगे, तो भाई दो ना। कहते प्रॉफिट्स तो हमने कमाई नहीं, फिर आप पैसा दो, आपने गारंटी दी है। एंड गारंटी का मतलब ही क्या है, एक्सरसाइज होगी सर, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर इन केस कोई मनी प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो भी क्यों दिया पैसा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने किसी टाइम क्या दी थी, गारंटी। ठीक है, फिर ये वाला पैसा यूज कर लो। मैं तो करूँ सबसे पहले ये यूज करो, सरकार दे रही है, ले ले भाई। अगले ने गारंटी दी है, गारंटी दी है, वो पैसा यूज करो और आगे बांटना शुरू करो। So there are two sources. One is the basic profits. Number two is the money provided by CG or SG in pursuance of guarantee given by it. Day by day जब word पे आओगे ना, पूरा section word to word याद करो, vocabulary। और इस बुक को फॉलो करना या किसी भी पब्लिशर की बुक फॉलो करना, सबसे पहले मैं बुक के बारे में आपको बता दूं कि जो राइटर हैं दैट इज CACS मुनीश भंडारी, दिल्ली के टीचर है, बहुत पुराने टीचर है, रेनाउंड टीचर है। 10 से 12 साल तो, मतलब 10 साल तो हो ही चुके इंटर से, मतलब हम लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने खुद भी यही पढ़ी है, आगे भी नेक्स्ट ऑन यही पढ़ाई है जितने भी साल। इनकी मेन चीज जो बढ़िया है वो क्या है, इनका राइटिंग पे, इनका प्रेजेंटेशन। सेक्शन को इतना तोड़ 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 के लिखा हुआ है, बड़े इजीली उसको इकट्ठा करना पॉसिबल। एक होता है पैराग्राफ वाइज बना बना के इतनी बड़ी लाइंस दे रखे हैं, वो चीज नहीं, हर चीज तुझे किसमें मिलेगी सर, पॉइंट्स में मिलेगी। समझे पॉइंट? सो दैट कि जितना देखो, कोई भी लॉ में आपको एक ही चीज सिखाई है, फाउंडेशन में भी या नेक्स्ट ऑन जो भी मेरे पास पढ़ेंगे, मेन लॉ को पढ़ना सीखो। पढ़ना सीखो, और पढ़ना कैसे है उसको ब्रेक करके, तोड़ तोड़ के सर। एक ही सांस में मत पढ़ो, दूसरा भी आएगा। आपा क्या करते हैं, एक ही लाइन 4 लाइन की लिखी हो, इकट्ठी पढ़ने शुरू कर देते हैं, और जब तक फोर्थ पे पहुंचते हैं पहली वाली भूल जाते हैं, पहली वाली पे पहुंचते हैं फोर्थ वाली भूल जाते हैं। बेटर है उसको भाई तोड़ ले, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर ले, उसमें क्वेश्चनिंग ऐड कर, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये छोटे छोटे वर्ड जब ऐड करोगे ना, फिर मर्ज कर, वर्ड टू वर्ड ना फ्लो निकले तो कहते हैं। अब सिंपल सर, बिना देखे अगर मैं कहूं प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट्स किसके सर, करंट ईयर के, और कौन से, फाइनेंशियल ईयर या ईयर्स, बट कौन से, प्रीवियस। एंड रिमेनिंग वो क्या थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। एंड सेकंड सोर्स क्या था, मनी प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा, CG और SG इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय। खत्म, बस इतना सा काम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, अब आता है वर्ड मैनर ऑफ। क्या वर्ड लिखा हुआ है, कहते सर आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्रॉफिट्स में से आप इसको क्या कर दो, बांट दो। अगर प्रॉफिट्स ही सही वे से कैलकुलेट ना किए गए, मान लो मैंने सही तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करे और इधर से मैं डिविडेंड बांट बैठा, हाई नुकसान। कहते मुझे ये भी बता दो कि फिर प्रॉफिट्स निकालने कैसे, कहीं मैं कोई गलती कर बैठूं शायद। कहते सर देखो, डिविडेंड्स के लिए जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, तेरा नॉर्मल SPL जैसे बना हुआ है, हमें मतलब नहीं है। इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए मैनर ऑफ, मैनर ऑफ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। हम ऐसे मान, हम इसको प्रॉफिट मानेंगे जो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। पहला, डेप्रिसिएशन शैल बी क्या हो जानी चाहिए। अब कई बार मान लो सपोज आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करी, या कई बार कहते हैं ना सर ये तो नॉन कैश आइटम है, भाई साहब कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई कैश आइटम है चाहे कोई नॉन कैश। मैंने सिंपल वर्ड में क्या कहा, तेरे प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जानी चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बेस मानना। क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट दी प्रॉफिट्स। नंबर 2, इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, हाँ जी पढ़िए वर्ड, Any amount representing unrealized gains व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड गेन्स, हो चुके बट हमें पैसे नहीं जो एक्चुअली कमाए नहीं गए, जिसको नोशनल वर्ड भी कहते हैं अपन लोग। क्लियर? कि सर रियलाइज तो हुए नहीं, ऐसे प्रॉफिट्स को बीच में इंक्लूड करके तू अपना ही नुकसान कर रहा है। क्यों? तुझे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, पहले आ तो जाने दे। अब पहली कैलकुलेशन है, ये वहां से पैसे आ जाएंगे, 5 लाख यहां से आ जाएगा, आ तो जाने दे। कोई अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन सरप्लस। तुम्हारी बिल्डिंग जो 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ 20 लाख की होगी। आप एज पर द अकाउंट्स एंट्री क्या पास करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 लाख रुपए, यही एंट्री पास करते हैं। क्या 20 लाख रुपए तेरे पास आया? कब आएगा?
जब बिल्डिंग बेचोगे, जब एक्चुअली पैसा हाथ में आएगा उसको पैसा मानो ना, उसको मानो कि हाँ वाकई में क्या हुआ, गेन हुआ। ख्याली पुलाव बना रहे हो, उसका फायदा क्या? उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठोगे। किस सेंस में सर? इधर से मैं क्या बांट बैठूंगा, डिविडेंड। मैंने 20 लाख रुपए क्या करा, इनकम में बुक कर लिया, प्रॉफिट 20 लाख से क्या हो गए, हाइक। मैं सोच रहा हूं मैं अगर ला 20 बार तो प्रॉफिट बड़े हो गए, मैं डिविडेंड बांट बैठू। कहता सर सुन लो ध्यान से, जब प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट्स को कंप्यूट करोगे, इनको बीच में मत लेके चलना। किनको? कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स, कोई भी नोशनल गेन्स, नाम के गेन्स, क्लियर। और रीवैल्यूएशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एसेट्स और एनी चेंज इन दी, किसमें, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और ऑफ अ लाइबिलिटी ऑन द मेजरमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे वो रीवैल्यूएशन होती रहती है ना एसेट लाइबिलिटी की। वो रीवैल्यूएशन होने से अगर तुझे कोई गेन हुआ, सर जी रीवैल्यूएशन है, एक्चुअली थोड़ी है। जिस दिन एक्चुअली कमाओगे फिर उसको प्रॉफिट क्या कर लेना, मान लेना। ये कौन सा एक्चुअल प्रॉफिट है? आगे, और द लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू शैल बी क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड करो सर, ये आपके ना टोटल का पार्ट नहीं बनने चाहिए। सो पॉइंट्स दो, मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स में 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन क्या हो जानी चाहिए, प्रोवाइडेड। नंबर 2 इज वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, जब भी तुम प्रॉफिट्स क्या करोगे, कंप्यूट करोगे, एक चीज का ध्यान रखना, क्या, कोई भी अनरियलाइज्ड गेन्स, कोई भी नोशनल गेन्स, कोई भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट या लाइबिलिटी शैल बी एक्सक्लूडेड। कोई आपने वो अमाउंट बीच में इंक्लूड नहीं करना। सिंपल। अब प्रॉफिट जो आपके पास आए आप रिकम्प्यूट करो, शायद आपने इंक्लूड कर रखे हो, आप रिकम्प्यूट करो, सही करो, जो प्रॉफिट्स आए इसको बेस मान। अब बांट, कितना डिविडेंड बांट रहे हैं, तुझे एक्चुअल पिक्चर तो पता लगेगी। पहले मैं क्या कह रहा था जी, मैंने था जी कितने प्रॉफिट्स कमाए, 45 लाख। बाद में जाके देखा 45 लाख क्यों आ रहे थे, 20 लाख रुपए के तो क्या पड़ा था, रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था। तुमने एंट्री पास कर दी थी, वो वैल्यू क्या कर गई थी, हाइक कर गई थी। जबकि पता लगा 45 नहीं, एक्चुअली तो कितने कमाए थे, 25। और मैंने अगर बेस किसको मान लिया, 45 को, मैं तो डिविडेंड गलत बांट बैठा। इसीलिए दैट इज सेक्शन 123 मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज आगे, सर और कहता रुको, सही कर लिया प्रॉफिट, ये दोनों चीजें आपने कर ली, हाँ डेप्रिसिएशन डाल दी, और ये कुछ चीजें थी ये मैंने बाहर कर दी, ठीक। अब आ जा पास्ट ईयर। कहता रुक, किस बात को लेकर तू खुशियां मान रहा है भाई? कहता इस बार प्रॉफिट कमाए हैं। मैं कहता तेरे पिछले साल में तो लॉसेस पड़े, पिछले साल में तो तेरे झंडे झूल रहे थे, लॉसेस पे लॉसेस चल रहे थे, और इस बार तूने कुछ चवन्नी कमाई नहीं, पहले ही रुपया बांटने को फिर रहा है। रुक जा, ऐसे नहीं प्रॉफिट्स को हाथ लगाने दूंगा। क्या, पास्ट ईयर के क्या लिखा हुआ है, लॉसेस, एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अनएब्सॉर्ब, जो पिछले साल पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि सर एज पर द टैक्स अगर नॉर्मली बात की जाए, अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते, आप डेप्रिसिएशन फुली चार्ज नहीं कर सकते। जितने प्रॉफिट्स होंगे उतनी ही डेप्रिसिएशन आपके पीएल में जगह लेगी। जो पिछली बार वाली डेप्रिसिएशन बची पड़ी है, दैट आर कॉल्ड एज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, दैट आर कॉल्ड एज। पिछले साल डेप्रिसिएशन पता कितनी थी, कहते 2.5 लाख रुपए, प्रॉफिट्स कितने थे, 2 लाख रुपए। अब बता तेरे पीएल में डेप्रिसिएशन को अगर मैं जगह दूंगा, मैं कितनी जगह दूंगा, 2 लाख रुपए। जितने प्रॉफिट्स क्या होंगे अवेलेबल, कितनी डेप्रिसिएशन पिछले साल की बची पड़ी है, जिसका बेनिफिट मुझे नहीं मिला। इस बार कहता सुन, वो जो तूने प्रॉफिट्स अभी निकाले हैं ना डिविडेंड बांटने के लिए, पहले इसमें से पिछले साल के लॉसेस, पिछले साल की बची हुई डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर, फिर जो कुछ बचेगा फिर बांट दे, फिर बांट दे। अब कोई भी पर्सन उठा के पैसा बांटने लग गया विदाउट कंप्लायंस विद द कंडीशंस, फंसेगा ही फंसेगा। पर ये वर्ड कहता बिफोर एनी डिविडेंड इज, क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड, द फॉलोइंग शैल बी क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ मींस राइट ऑफ करना, उसके अगेंस्ट दी क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट। क्या चीज, नंबर 1 लॉसेस ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये देख क्या लिखा हुआ, नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जो पिछले साल में पूरे प्रोवाइड नहीं हुए थे, जिनका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिला।
अरे सेट ऑफ ही होंगे। पिछले साल के लॉसेस एज पर इनकम टैक्स, इतना तो हल्का सा सुना होगा कि लॉसेस आपके क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड। क्या होते हैं? कैरी फॉरवर्ड। एंड जब तक पिछले लॉसेस आपके सेट ऑफ नहीं होते तब तक आपके प्रॉफिट्स नहीं माने जाते, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, तुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहता वही कह रहा हूं, अगर तूने करंट ईयर के प्रॉफिट्स निकाले हैं ना, उनमें दो चीज पहले माइनस कर। क्या? एक तो पिछले साल के कोई लॉसेस, एंड पिछले साल की अगर क्या पड़ी है कोई भी डेप्रिसिएशन जो कि नॉट प्रोवाइडेड फॉर थी, उसको भी सेट ऑफ कर। इसके बाद जो बचा, अब खुली छुट्टी बांट, हमें कुछ चक्कर नहीं। हमने जो चीज करवानी थी वो आपसे करवा ली। क्या? कुछ आइटमें इंक्लूड एक्सक्लूड करवानी थी, वो करवा ली। कुछ आइटम आपसे सेट ऑफ करवानी थी, वो करवा ली। अब जो तेरा प्रॉफिट बचा ना, उठा के सारा बांट दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट, डेप्रिसिएशन। और सर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की बात की गई है, डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल। कंपनीज एक्ट में आपको, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करूं, कंपनीज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शंस ही नहीं, सेक्शंस के साथ साइड बाय साइड क्या मिलेंगे, स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स भी मिलेंगे। एंड द मेन पार्ट जो मिलेगा दैट इज रूल्स एंड, क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन। ये बड़े चालाक हैं सर, एमसीए वालों ने क्या करा, हर चीज सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं करी। आधी बुक जो तुम पढ़ोगे ना, उसके बढ़ने का कारण क्या है, हर चीज एक्सप्लेन्ड कहाँ पे है, रूल्स में। पहले हुआ करता था, पहले सिर्फ एक चीज पढ़ते थे, क्या, सेक्शन। सेक्शन में ये लिखा हुआ है। अब क्या है, सेक्शन में क्या लिख देगा, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, हर जगह वर्ड क्या लिख देगा, एज में बी। और वो प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पे करा हुआ है, बिल्कुल उसी के नीचे क्या गिवन होंगे, रूल्स। तो मतलब रूल्स भी तेरे क्या हैं, लॉ। रूल्स एंड रेगुलेशन भी क्या है, लॉ। एक पीछे है नहीं, रेगुलेशन 80 ऑफ द टेबल एफ, जिसमें क्या बताया गया था कि ये रेट आप इंक्रीज नहीं कर सकते। पावर है सर, रेगुलेशन आपको माननी पड़ेगी। दैट इज द क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में तो जस्ट हमारी एक इंट्रो पार्ट था, इंट्रोडक्शन थी, क्लियर। कल कंटेंट काफी अच्छा होने वाला है हमारा। आज तो थोड़ी सिलेबस के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन आप लोगों के साथ की गई है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो डिस्कस की जा रही है, बट बिलीव इट, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है आप लोगों के नॉलेज वाइज करने के लिए, क्लियर। जो एग्जाम पॉइंट से आपसे पूछा जाएगा, एंड बिल्कुल प्रैक्टिकली चलेंगे, माइन्यूटली चलेंगे, सिंपल सी बात। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द मेन कंटेंट मेरा, जो मैं नहीं खत्म कर सकता था आज, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कहां से। वैसे तुमने सोर्स, प्राइम सोर्स क्या कहा था, प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी कौन से, करंट ईयर। अब बात आ गई, करंट ईयर के प्रॉफिट अगर सूटेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो तुम हाथ किसको लगाओगे, मैं वही हाथ पकड़ लूंगा। किस बात को लेकर, रुक, अगर रिजर्व्स में से पैसा निकालेगा, ये कंडीशंस है, ये ट्रिप्लीकेट कंडीशंस हैं, इनका तुझे क्या करना होगा, कंप्लायंस। सो विद न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कई बार इसमें पेपर में आया है, तो विद न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। क्लियर। चलिए सर, थैंक्स अ लॉट, एंड आज के लिए इतना ही। रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट बाय स्टार्टिंग ट्रांसफर टू रिजर्व्स पॉइंट 8.2। क्लियर, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।